हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, हमारी उत्तराखंड की इतिहास की सीरीज चल रही थी जिसमें हम उत्तराखंड का चंद राजवंश कंप्लीट कर चुके थे। और जैसा कि उसके बाद जो आएगा कुमाऊँ ख़त्म होके अब हम बढ़ेंगे अपने गढ़वाल रीजन पे। ठीक है, तो गढ़वाल रीजन पे तो शासन था उस समय परमार राजवंश का चल रहा था। तो आज हम जानेंगे परमार राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका आदि पुरुष कौन था, कहाँ से वो आया था, कितने गढ़ थे, ये सारी हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो गाइज, वीडियो में चलने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो पे। तो देखिए, उत्तराखंड इतिहास, परमार राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो गाइज, अगर परमार राजवंश की हम बात करें तो परमार राजवंश का जो संस्थापक या आप बोल सकते हैं जो उनका आदि पुरुष माना गया है वो किसको माना जाता है? कनकपाल को माना जाता है। अब इसमें भी क्या है गाइज, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ कनकपाल को मानते हैं और कुछ अजयपाल को क्या मानते हैं? गढ़वाल राजवंश का या परमार राजवंश का संस्थापक मानते हैं। तो हम चलेंगे दोनों में डिफरेंट क्या है, कौन कौन से इतिहास क्या क्या मानते हैं, कौन सी पहला राजा था, अजयपाल 37वां राजा किसी ने माना है, उसी के बारे में जानते हैं। तो गाइज, अभी एक जो परीक्षा हुई थी उत्तराखंड की उसमें हमसे कनकपाल के गोत्र के बारे में पूछा गया था, तो मैंने वो वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आपसे गोत्र पूछता है तो कनकपाल जो था हमारा, ये सोनक गोत्र से संबंधित था। दूसरा, अगर बात करूँ गाइज, जब राजधानी बनाई गई थी कनकपाल के द्वारा तो वो चांदपुर गढ़ी में बनाई गई थी। अब बात यहाँ पर आएगी, जब यहाँ पर परमार राजवंश हम बोल रहे हैं कि कनकपाल ने स्टार्ट किया, जैसे हमने क्या पढ़ा था, चंदों से पहले देखा था शकों ने यहाँ पर कत्यूरियों ने क्या किया था? शासन किया था, शकों ने शासन किया था। ऐसे ही जब परमार राजवंश यहाँ पर शासन कर रहा था तो उससे पहले यहाँ पर कौन सी सत्ता क्या थी? सत्तारूढ़ थी। कौन सी शक्ति यहाँ पर सत्तारूढ़ थी? तो याद रखिएगा, उससे पहले यहाँ पर था भानु प्रताप। भानु प्रताप, अगर आपसे पूछे परमार राजवंश से पहले गढ़वाल का अंतिम राजा कौन था, तो इसे भानु प्रताप और इसे सोनपाल भी कहा जाता था। तो यहाँ पर एक स्टोरी है गाइज, ये कि जो हमारा कनकपाल था वो हमारे उत्तराखंड से नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि ये गुज्जर देश से आया हुआ था और कुछ लोग इसे कहाँ मानते हैं? गुजरात या राजस्थान के क्षेत्र से आया हुआ मानते हैं। ठीक है, धारी नगरी गुजरात, कुछ लोग राजस्थान का बताते हैं। तो ये यहाँ पर मंदिरों को देखने के लिए आया था, भ्रमण के लिए आया हुआ था। तो होता क्या है, जो भानु प्रताप होता है वो कनकपाल से बहुत प्रभावित होता है, और जब प्रभावित होता है तो भानु प्रताप अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ कर देता है। क्या कर देगा ये? अपनी पुत्री का विवाह कर देगा, और इसे दहेज स्वरूप क्या मिल जाता है? पूरा गढ़वाल का एक किला मिल जाता है या गढ़ मिल जाता है, क्योंकि तब गढ़वाल में क्या थे? छोटे छोटे गढ़ बने हुए थे, किले बने हुए थे, उनके अलग अलग राजा थे। तो उस टाइम पे इसे एक गढ़ दिया जाता है और उस गढ़ को क्या बोला जाता है? कौनपुर गढ़ बोला जाता है। कौनपुर गढ़। अब कौनपुर गढ़, ये इतिहासकार मानते हैं कि इसका नाम इसलिए रखा होगा, देखिए कौनपुर का मतलब हो गया कनकपाल का गढ़। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी मानते हैं कि यहाँ का जो पहला राजा रहा होगा वो कौन रहा होगा? कनकपाल रहा होगा। तो उसी टाइम पे ये क्या करता है? चांदपुर गढ़ का राजा बन जाता है और चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी बना देता है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। चांदपुर गढ़ का राजा कौन था अगर आपसे पूछे तो देखिए मैंने बता दिया आपको कौन था। भानु प्रताप था, जो अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ कर देता है और दहेज स्वरूप उसे ये चांदपुर गढ़ मिल जाता है और चांदपुर गढ़ी को वो अपनी राजधानी बना देता है। नेक्स्ट है कौनपुर गढ़ कनकपाल का गढ़ स्थायी जनता कहती थी। जो वहाँ की स्थानीय जनता थी, क्वेश्चन बन सकता है, गढ़वाल की स्थानीय जनता कनकपाल के गढ़ को किस नाम से जानती थी? तो किस नाम से जानती थी? कौनपुर गढ़ के नाम से जानती थी। नेक्स्ट, जो ये इनकी कुलदेवी थी गाइज, कनकपाल की जो कुलदेवी थी या परमार राजवंश की कुलदेवी की अगर हम बात करें तो राज राजेश्वरी इनकी क्या थी? कुलदेवी थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। परमार वंश के सम्राटों की 4 सूचियां हैं। अब बात आती है कि परमार राजवंश में कितने राजा थे, हमें उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जैसे हमने चंद राजवंशों के बारे में पढ़ा, 61 राजा थे, उनकी जानकारी कहीं ना कहीं उनके ताम्रलेखों से, ताम्रपत्रों से मिली थी। ऐसे ही जो हमारे परमार राजवंश के राजा हैं, इनके भी हमें क्या है? स्रोत क्या है, जिससे हमें पता चलता है कौन सा नंबर का राजा कौन था, इसने क्या क्या काम किए, तो वो जानते हैं। तो परमार वंश के सम्राटों की हमें 4 सूचियाँ मिलती हैं। पहली जो सूची है वो है कप्तान हार्डविक की सूची, ये 1796 ईस्वी में मिली। दूसरी अगर देखें
तो बेकेट की सूची कहते हैं इसे, ठीक है। और जो बेकेट की सूची है गाइज, ये एक सरकारी विवरण है, ठीक है। इसने वहाँ से लिए, जो बेकेट जी हैं 1839 में इन्होंने एक सूची बनाई ये परमार राजवंशों की, ये ली गई है सरकारी विवरण से। और ये हमें प्रमाणिक इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि सभासार जो ग्रंथ है उसमें जो राजाओं की सूची है वो भी क्या है, इस विवरण से मेल खाती है। तो दूसरी सूची होगी बेकेट की सूची। तीसरी सूची की बात करें गाइज, तो यह है श्री विलियम द्वारा दी गई सूची। अगर विलियम की सूची की बात करें गाइज, तो ये पूरी की पूरी डिफरेंट है हमारी किससे, बेकेट की सूची से। जो बेकेट की सूची है उससे पूरी डिफरेंट होती है, बट इन्होंने भी दी है तो हमें पढ़ना है। तो श्री विलियम द्वारा दी गई सूची ये हो गई। लास्ट सूची की बात करें गाइज, तो ये है एटकिंसन की सूची। इसे अल्मोड़ा की सूची भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो सूची मिली है गाइज, ये अल्मोड़ा के एक ब्राह्मण हैं, उनके पास से यह संग्रह प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। 4 सूचियाँ फिर से याद दिला देता हूँ। देखिए, कप्तान हार्डविक की सूची, बेकेट की सूची, विलियम की सूची, एटकिंसन की सूची। सबसे प्रामाणिक सूची हम जो पढ़ेंगे वो किसको लेके चलेंगे, बेकेट की सूची को लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो सूची है 3 सूचियाँ सेम हैं। एक तो जो सरकारी विवरण है उत्तराखंड के उससे मिल जाती है, दूसरा सभासार जो है उससे भी ये क्या होती है, मेल खाती है। तो इतना हो गया हमारा इनकी उत्पत्ति, इनके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अगर इसके अलावा बात करें गाइस, तो देखिए इसके अतिरिक्त 2 अन्य सूची उत्तरकाशी के परशुराम तथा विश्वनाथ के मंदिरों में उपलब्ध हैं, जो 51वें राजा प्रदीप शाह से 55वें राजा सुदर्शन शाह तक की हैं। अगर आपसे ये पूछे 51वें राजा प्रदीप शाह से 55वें राजा सुदर्शन शाह तक की सूची कौन से मंदिरों से मिली है, तो याद रखिएगा उत्तरकाशी के परशुराम और विश्वनाथ मंदिरों से मिली है। अब इसी पॉइंट पे अगर बात करें गाइस, तो आपके 3 क्लियर हो जाएंगे। देखिए, परशुराम मंदिर कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। मंदिरों को भी साथ साथ मैंने जो 1 लाइनर बनाए हैं गाइस एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपके क्या होंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बने। ऐसे ये सारे क्या किए जा रहे हैं, डिजाइन किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इतनी बात हो गई हमारी, ठीक है। कौन राजा था, कहाँ से सूचियाँ मिलती हैं। अब जानते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो कनकपाल को राजा मानने का रीजन क्या है उनके पीछे। तो देखिए, कनकपाल को परमार वंश का संस्थापक मानने का कारण, अगर पहली बात करें गाइज, तो जगतपाल का देवप्रयाग अभिलेख, जो कि क्या है, एक ताम्रपत्र है। अब बात आएगी कि ये जगतपाल कौन है, ये हम आगे पढ़ेंगे गाइज। जगतपाल जो था वो परमार राजवंश का 34वां राजा था। उसका एक ताम्रपत्र मिला है हमें टिहरी से, जिससे हमें पता चलता है कि जो पहला राजा था वो कौन था, कनकपाल था। अगर दूसरे की बात करें गाइज, तो अनंतपाल का धारसिल शिलालेख, जो कि ऊखीमठ से प्राप्त हुआ है। अनंतपाल भी गाइज ये हमारा परमार राजवंश का राजा है, 29वां राजा है ये, जिसके जो धारसिल शिलालेख मिला हुआ है उसमें भी परमार राजवंश का पहला राजा किसको बताया गया है, कनकपाल को बताया गया है। तीसरा है 28वें राजा लक्षण देव की मुद्रा। तो लक्षण देव थे हमारे 28वें राजा परमार राजवंश के, उनकी मुद्राएं मिली हैं और उस मुद्रा में से हमें प्राप्त चलता है कि जो पहला राजा था वो कौन था, हमारा कनकपाल था। और अंतिम की बात करूँ गाइस, तो स्थानीय जनता से भी हमें पता चलता है कि कनकपाल ही परमार राजवंश का संस्थापक रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्थानीय जनता जो उनका किला था उसको क्या बोलती थी, कौनपुरगढ़ बोलती थी। और मे भी जो कौनपुर का मतलब हो रहा होगा, ये नाम रखने का रीजन क्या रहा होगा, कनकपाल का गढ़। तो इतनी ये 4 इन्फॉर्मेशन हो गई, जिससे हमें क्या होता है, जो फैक्ट हमें बताते हैं कि कनकपाल ही पहला राजा रहा होगा परमार राजवंश का। तो गाइज अब आप देख लेंगे हम जो इनके 50 राजा थे, ठीक है, सॉरी 50 नहीं 60 राजा होंगे। परमार राजवंश की बात करूं तो उसमें 54 राजा आएंगे, फिर 6 राजा आपके टिहरी रियासत वाले आ जाएंगे। तो वो देखते हैं जो बेकेट की सूची में दिए गए हैं। तो देखिए ये है, ये बेकेट की जो सूची है उससे लिए हैं मैंने। पहले राजा की बात करें कनकपाल, ये गाइस शासनकाल दिया हुआ है उनका, ये गोलोकवास की उम्र दी हुई है, मतलब ये कब स्वर्ग प्राप्त हुए, मृत्यु की तिथि याद रखिएगा, ये तिथि जो है वो संवत में है, ठीक है, ईस्वी में नहीं है, तो इतना याद रखना। तो देखिए पहला राजा था कनकपाल, 11 वर्ष तक इसने शासन किया। फिर श्यामपाल आया, पदुपाल, अभिगतपाल, सिगलपाल, रतनपाल, सलीपाल, विधिपाल, मदनपाल प्रथम, भक्तिपाल, जयचंदपाल, पृथ्वीपाल, मदनपाल द्वितीय, अगस्तीपाल, सूरतीपाल।
अब ये गाइज सारे के सारा राजा हमें याद नहीं करने। अगर आपने चंद राजवंश की मेरी सीरीज देखी होगी, जो फैक्चुअल डेटा था हम उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। बट उत्तराखंड में जो कुछ एग्जाम देखे हैं गाइज, जो एनालिसिस करके पता चला है, उसमें ये कई बार क्या पूछ देता है, 10वां राजा कौन था, चंद राजवंश का पूछ देगा आपसे, या परमार राजवंश का पूछ देगा। 20वां राजा क्या था। तो अब एक सीरीज जो मैं बताऊंगा आपको, ये वो याद रखिएगा। पहला और अंतिम राजा तो आपको याद करना ही करना है, ये तो मस्ट है, ठीक है। साथ में अब जब आप रिवीजन टाइम पे जाएंगे, जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे, तब आप लिस्ट में अपने देखिएगा 10वां राजा, 20वां राजा, 30वां राजा, 40वां राजा, 50वां राजा, 60वां राजा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर आप जब थर्ड टाइम पे जाएंगे आपको लर्न हो चुका होगा, फिर आप फिफ्थ पे जा सकते हैं। बट 10, 20, 30 ये सेकेंड रिवीजन में कर लीजिएगा, क्योंकि 5, 15 उतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं आपके लिए। और जो इंपॉर्टेंट राजा होंगे वो तो मैं बताऊंगा ही कि कौन से राजा ने क्या काम किया, किसका ताम्रपत्र कहाँ से मिला, उसकी लिपि क्या है। तो इतनी हो गई ये इन्फॉर्मेशन। चलते हैं आगे। तो ये देखिए सारे राजा मैंने दिखा दिए हैं इसमें। जयंत सिंह पाल, अनंत पाल, आनंद पाल प्रथम, विभोग पाल, सुभजन पाल, विक्रम पाल, विचित्र पाल, हंस पाल, सोन पाल, कदिल पाल, कामदेव पाल, सलाखान देव, लखन देव, अनंत पाल, पूरब देव, अभय देव, जयराम देव, असल देव, जगत पाल और जीत पाल। ये 35 राजा हो गए गाइज। हम जो मेन इन्फॉर्मेशन होगी ना हमारी, वो हमारी 37वें राजा, जो कि कौन थे, अजय पाल थे, जो कि क्या करते हैं 1515 में गढ़वाल के सभी 52 गढ़ों को जीत लेते हैं और एक उसको क्या बना देते हैं, परमार राजवंश बना देते हैं। यही रीजन भी रहा था कि जो कुछ इतिहासकार हैं वो अजय पाल को ही वास्तविक संस्थापक परमार राजवंश का मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारी मेन जो वीडियो होती है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ से प्रमाणिक सूचनाएं मिलनी भी हमें स्टार्ट होंगी। उससे पहले हम एक दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके पहला ताम्रपत्र मिला होगा या पहली मुद्रा मिली होगी। तो देखिए 36 आनंदपाल द्वितीय, ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट हम देखिए यहाँ पर अलग से इन्होंने बेकेट जी ने अलग से फिर वो सूची दिखाई है। नरेश का नाम अजय पाल 37वें राजा, 31 साल तक इन्होंने शासन किया। गोलोकवास की उम्र 59, मृत्यु की तिथि संवत में अगर बात करें तो 1446। फिर कल्याण शाह आएंगे, सुंदर पाल, हंसदेव पाल, विजय पाल, सहज पाल, बलभद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह, महीपति शाह, पृथ्वी शाह, मेदिनी शाह, फतेह शाह, उपेंद्र शाह, प्रदीप्त शाह, 52वें राजा ललिपत शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, ठीक है। ये 54 राजा हो गए गाइज। तो इस लिस्ट में 54 दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने परमार राजवंश का बताया। फिर मैंने आपको जैसे कि बताया उसके बाद क्या होता है हमारा, कुमाऊं में तो गोरखा लोग 1790 में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है 1804 पे गढ़वाल पे आक्रमण होता है, फिर गोरखाओं का शासन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो गढ़वाल के नरेश होते हैं वो चले जाते हैं किसके पास, अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए। फिर अंग्रेजों का आक्रमण होता है गोरखाओं पर, संगौली की संधि होती है। तो अंग्रेज तो पहले से चालाक थे ही, वो क्या करते हैं कुमाऊं और गढ़वाल को कुमाऊं कमिश्नरी और गढ़वाल कमिश्नरी में कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ में गढ़वाल नरेश को एक छोटा सा पार्ट दे दिया जाता है और वो वहाँ से अपनी टिहरी रियासत को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया इतनी वीडियो के बारे में। तो आज अब हम पढ़ेंगे गाइज जो कनकपाल होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे कनकपाल आया कहाँ से था, कैसे वो राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए कनकपाल का आदि स्थान। अब आदि स्थान का मतलब उसका जो पूर्वजों वाला वो निवास स्थान था जहाँ से वो आया था, वो स्थान क्या माना जाता है। तो मैंने आपको बताया अलग अलग इतिहासकारों के इसमें क्या है, अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये धारी नगरी गुजरात से आया हुआ था और कुछ मानते हैं ये गुर्जर देश मेवाड़। अब ये गुर्जर देश क्या है गाइज, उस टाइम पे क्या था, जो हमारा मेवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का जो क्षेत्र था ये कंबाइंड रूप से आपका क्या कहलाता था, गुर्जर देश कहलाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये धारी नगरी जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ से आया था। रतूड़ी जी, एटकिंसन, पातीराम और भक्तदर्शन, ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती मिली है इसमें धारी नगरी बताया गया है। और अगर हम बात करें गुर्जर देश की गाइस, तो गुर्जर देश वाली इन्फॉर्मेशन जो मिलती है ये ज़्यादा क्या लगती है, फैक्चुअल लगती है। उसका रीजन क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो है गाइज वो है कि चांदपुर गढ़ स्थित कनकपाल का शिलालेख। जो चांदपुर गढ़ी में एक शिलालेख मिला था किसका, कनकपाल का। तो उसमें वहाँ पर क्या आया है, गुर्जर देश का जिक्र आया हुआ है। वो 4 लाइनें संस्कृत में लिखी हुई है गाइज, वो मैंने इंक्लूड नहीं की है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो बस इतना याद रखना है, चांदपुर गढ़ से इसका एक क्या मिला था, शिलालेख,
जिसमें ये हमें जानकारी मिलती है कि इसका जो निवास स्थान रहा होगा, आदि निवास, वो कहाँ रहा होगा, गुर्जर देश से आया होगा। वो गुर्जर देश से कौन सा प्रदेश हो सकता है, मेवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसकी पुष्टि नहीं मिलती है। दूसरी बात करूँ गाइस तो खोली के गणेश, ठीक है, आपने देखा होगा गढ़वाल में जो गणेश जी का स्थान है वो सर्वोपरि माना जाता है, ठीक है, कोई सा भी आपका पवित्रता या सगुनता का प्रतीक माना जाता है, एक चीज़ ये। और परमारों में भी या फिर राजपूतों में भी गणेश जी को क्या माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। दूसरी जो इन्फॉर्मेशनल इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज इसमें ये कि जो चित्र और मूर्तियों में गणेश जी की सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, ठीक है, जबकि अगर आप देखेंगे जो गुर्जर देश था या आप राजस्थान बोल लीजिए और आपका गुजरात वाले, यहाँ पर जो सूंड होती है वो दाईं ओर मुड़ी होती है गणेश जी की, ठीक है, और वही हमें कहाँ से मिलती है, अपने परमार राजवंश के गढ़वाल वाले रीजन से। जबकि नॉर्मली अगर आप उत्तर भारत की बात करेंगे, अपने यूपी की नॉर्मली, ठीक है, जितने उत्तर भारत में आपके दिल्ली हो गया, यहाँ पर जो सूंड है गाइज वो बाईं ओर मुड़ी रहती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बताती है, आप देखिए दाईं ओर गुर्जर देश में मुड़ी रहती है, उत्तर भारत का जो प्रचलन है वो बाईं ओर है, गणेश जी की मूर्ति की जो सूंड होती है। तो दाईं ओर गढ़वाल में मिलने का रीजन क्या हो सकता है कि गुर्जर देश से कोई आया होगा यहाँ पर, उसने शासन किया होगा। अब जब वो गुर्जर देश से आया होगा तो गाई जो अपनी परंपराओं को ही तो चलाएगा ना, जो परंपरा उसके वहाँ चल रही होंगी, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि जो हमारा कनकपाल का आदि स्थान रहा होगा वो गुर्जर देश में ही रहा होगा। ये जो गणेश की मूर्तियाँ मिली है गाई जी आदि बद्री से हमें मिली हुई है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें बताती है कि कनकपाल का जो आदि स्थान रहा होगा वो गुर्जर देश के या तो मेवाड़ प्रांत रहा होगा या गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान, इनमें से कोई एक रहा होगा। ठीक है गाइज, खोली के गणेश मंदिर हो गए, एक मैंने बता दिया आपको, इनकी जो सूंड होती है कहाँ है, दाईं ओर मुड़ी हुई है। हमारे नॉर्मली मंदिरों में पुराना दरबार अभी भी मूर्ति मिल जाएंगी आपको। दूसरी है गाइज एक आदि बद्री मंदिर, ठीक है, ये जो आदि बद्री मंदिर की रचना शैली है वो सोलंकी मंदिरों की तरह मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो हमारा आदि बद्री मंदिर है उसकी जो शैली है, उसकी रचना शैली किस राज्य की मंदिरों की शैली से हूबहू मिलती है, तो याद रखिएगा गुजरात और राजस्थान के जो सोलंकी मंदिर हैं, ठीक है, राजस्थान के कौन से मंदिर, सोलंकी मंदिरों की जो शैली है सेम वही जो शैली देखी गई है गाइज वो किसकी देखी गई है, हमारे आदि बद्री मंदिर की देखी गई है। जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिसने शासन किया होगा उनकी वो जो आए होंगे उनका जो आदि निवास रहा होगा वो कहाँ रहा होगा, आपका गुजरात या राजस्थान में कहीं एक जगह रहा होगा। तो गाइज अब हमें पता चल गया कि जो कनकपाल था वो गुर्जर देश से कहीं से आया होगा। अब गुर्जर देश की बात करें, राजस्थान, मेवाड़ और गुजरात का रीजन होगा, और उस टाइम पे वहाँ पर ज़्यादातर जो शासन था वो किसका चलता था, राजपूतों का शासन था। तो उसी से रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कई बुक्स में कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखिए, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक श्री भक्त दर्शन, एक क्वेश्चन मैंने ये मार्क इसीलिए किया गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है आपके लिए, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा, श्री भक्त दर्शन जी के द्वारा लिखी गई है। मैं यह लिखा है कि गढ़वाल के नरेश परमार वंश के थे। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रचलित है कि राजपूतों का जन्म आबू में अग्निकुंड से हुआ था। आबू एक जगह है गाइज, कहाँ पर, आपके राजस्थान में पड़ती है, वहाँ के अग्निकुंड से किसका जन्म हुआ था, राजपूतों का जन्म हुआ था। उनमें से अब जब जन्म हुआ था तो उनमें से बहुत सारी जातियाँ निकली थी, और उन्हीं में से जो एक जाति थी वो कौन सी थी, परमार थी। और इतिहासकार मानते हैं कि वही परमार कनकपाल था, और वो यहाँ पर आके परमार राजवंश की क्या करता है, स्थापना करता है। आबू की तलहटी पर चंद्रपुरी नामक नगर बसा था। जो आबू है उसकी तलहटी पर कौन सा नगर बसा है, चंद्रपुरी नगर बसा है। और इसी चीज़ को, इस चंद्रपुरी या फिर इसी याद को उसने क्या कर लिया, अपने साथ सजोने के लिए उसने गढ़वाल में एक नगर बसा दिया और उसको क्या बोला, चांदपुर गढ़ी बोला। तो ये देखिए फिर से डेटा मैच कर रहा है, ये रीजन हो सकता है गाइज, एकदम डेटा नहीं है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि परमारों का राजस्थान में एक प्रचलित स्थल था। कनकपाल ने गढ़वाल में आकर अपने दुर्ग का नाम चांदपुर रखा। संभवतः चंद्रपुरी की सुखद स्मृतियों को सजीव रखने के लिए ही उसने दुर्ग का नाम चांदपुर रखा होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करें गाइज, तो इसके अतिरिक्त माउंट आबू एवं गढ़वाल में कुछ अन्य समानताएं भी पाई जाती हैं। अब वो समानताएं कौन सी हैं, देखिए, उत्तरकाशी जिले के गौमुख एवं आबू के गौमुख की बनावट पूर्णतः एक सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, उत्तरकाशी जिले के गौमुख की बनावट
किसके समान है? तो किसके समान है? आबू के जो गौमुख है उसके समान है। जिस प्रकार आबू में कोटेश्वर है उसी प्रकार गढ़वाल में भी क्या है? कोटेश्वर स्थित है। गढ़वाल के चमोली जिले में गंगा की सहायक नदी मंदाकिनी को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। आबू में एक पवित्र कुंड का नाम मंदाकिनी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आबू का जो पवित्र कुंड है वो उत्तराखंड की कौन सी नदी के नाम पर है? तो कौन सी नदी के नाम पर हो जाएगा? आपके मंदाकिनी के नाम पर है। यह कुंड किसी परमार नरेश ने ही बनवाया था, जिसका प्रमाण शांत मूर्ति मुनिराज लिखित आबू नामक पुस्तक में मिलता है। हो सकता है आबू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शांत मूर्ति मुनिराज के द्वारा लिखी गई थी। गढ़वाल तथा आबू में प्रचलित एवं उपलब्ध नामों की समानताएं इस तथ्य को उजागर कर देती हैं कि इन दोनों स्थानों के परमारों में गहरा संबंध था। ठीक है, वहाँ के जो परमार थे और यहाँ के परमार थे उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इतनी जानकारी देती है। तो गाइज ये था हमारा आज का परमार राजवंश के बारे में, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, कौन उनका संस्थापक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइज इनके राजाओं के बारे में। जो इंपॉर्टेंट राजा होंगे उनके बारे में मेन इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं, फैक्चुअल डाटा जैसे चंद राजवंश में दी थी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइज, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।